ज्योतिष की सारी विधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो क्यों हस्तरेखा ही, क्यों नहीं कुंडली, क्यों नहीं न्यूमरोलॉजी, क्यों हस्तरेखा? अगर ज्योतिष के पास में जाना है और कुंडली निकालनी है तो बर्थ टाइमिंग आपका क्या है, सही है या नहीं है? जो बर्थ टाइमिंग माना जाना चाहिए उसके ऊपर भी शास्त्र में कोई वाद है। पामिस्ट्री में लेडीज का लेफ्ट हैंड देखा जाता है और जेंट्स का राइट हैंड देखा जाता है। और ये क्यों होता है तो उसका बेसिक रीजन ये है कि लेडीज पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी आदमी क्यों करता है, क्योंकि हर चीज के कोई योग रहते हैं। ये कैसे मालूम चले कि कौन सा हाथ मेरे जन्म से चेंज नहीं हुआ है और वो कौन सा हाथ है जो कर्मों के जरिए बदलता गया है? आपके हिसाब से तो महिलाओं और पुरुषों में ये फर्क रह नहीं गया। एक हाथ है जिससे हम लोग कम काम करते हैं और एक हाथ है जिससे हम लोग ज्यादा काम करते हैं। वर्किंग हैंड जिसको बोलते हैं, जो डोमिनेंट हैंड है उसकी लाइन से उससे प्रेडिक्शन देना जरूरी है। क्यों? हाथ की लकीरें दिखाकर मैं तारीख और समय के साथ जान सकती हूँ कि मेरा भविष्य क्या होगा। एक्चुअली देखिए, अभी ये होती है लाइफलाइन में, आपको पता चलता है कि कब आपके साथ में कोई बड़ा हादसा होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, कोई ऑपरेशन होने वाला है। ये सारी चीजें है ना, ये आप बता सकते हैं। मैं तो मान के चल रही हूँ कि मोटे लोगों का अच्छा होता होगा और पतले लोगों का, ऐसी कोई बात क्योंकि यहाँ पे चर्बी है तो अच्छा, नहीं है तो बुरा। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। वो माउंट जो है ना, वो चर्बी पे नहीं डिपेंड करना है, वो ग्रह दशा पे डिपेंड करना है। अगर मैं पामिस्ट के पास जा रही हूँ तो क्या मैं अपनी कुंडली साथ में लेके जाऊं, या मैं अगर आपके पास आ रही हूँ तो हाथ तो है ही मेरे साथ, फिर छोड़ दूं? मैं तो उनको यही बोलता, आपके एक बार हाथ सामने आ गया ना तो विदाउट फेल आप बता सकते हैं कि ये पोजीशन में क्या है लाइफ में, उसके मैरिज लाइफ में भी क्या हो रहा है या कुछ। ये जो है ये आपकी विवाह रेखा है, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा लकीरें होंगी उतना आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी होगा, आपके लव रिलेशनशिप्स भी होंगे। तो ये क्या वाकई सच होता है? मुझे पैसा चाहिए, जिसके पास जितना है उसे वो कम ही लगता है। कोई लखपति है, किसी दूसरे के लिए उसका जीवन बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके लिए तो वो कम ही है। अगर उसकी ये जो धन की लालसा है, उसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है और आपके पास आएगा तो फिर आप किसका मंत्र देंगे? नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आपने ज्योतिष पर इसके पहले हमारे कई पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आपकी हाथ की लकीरों की। जरूरी इसके ऊपर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि विद्वान ये मानते हैं कि संभवतः आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ हेरफेर हो सकता है। आपने जब कुंडली बनवाई हो तो उसमें भी ग्रह की जो स्थिति है उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन एक चीज जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा आपके साथ भी रहती है और पूरी एक्यूरेट भी होती है, वो है आपकी हस्तरेखा। तो हाथ की लकीरें जो बोल रही हैं वो ना तो झूठ हो सकता है और ना उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसीलिए आज हाथ की लकीर क्या कहती है और जो प्रारब्ध लिखा हुआ है उसमें क्या बदलाव संभव है, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। मेहमान बहुत खास हैं मेरे साथ। पहली बात आपको बताऊं कि वो मुंबई से हमारे आग्रह पर सीधा नोएडा पहुंचे हैं। दूसरी बात ये कि इकोनॉमिक्स में उनकी बड़ी गहरी रुचि भी है, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो जो बातें आप सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, आप ये जान लीजिए कि वो बहुत किसी विद्वान के द्वारा और एक डेटा फैक्ट्स पर बात करने वाला जो शख्स है उसके जरिए आप सुनने वाले हैं। अब देर नहीं करती हूँ, सीधे आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरे साथ हैं प्रख्यात पामिस्ट, अर्थशास्त्री तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, संदेश दिघे जी। बहुत स्वागत है सर आपका। एक चीज जो बताना व्यूवर्स को रह गया वो ये कि सर का हस्तरेखा के ऊपर अनुभव बीते 35 सालों का है, जिसमें सर आपने शुरुआती 2-3 साल 5 साल प्रैक्टिस की है और फिर उसके बाद लोगों को आप समझा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं, जब इतना लंबा आपका अनुभव है और ज्योतिष की सारी विधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो क्यों हस्तरेखा ही और क्यों नहीं कुंडली, क्यों नहीं न्यूमरोलॉजी, क्यों हस्तरेखा? एक्चुअली
सबसे बड़ी तो दुविधा ये होती है लोगों की कि बर्थ टाइमिंग, क्योंकि अगर ज्योतिष के पास में जाना है और कुंडली निकालनी है तो बर्थ टाइमिंग आपका क्या है, सही है या नहीं है। बर्थ टाइमिंग देखने वाले जो लोग होते हैं वो तो हॉस्पिटल के स्टाफ के, डॉक्टर के पास के जो स्टाफ है, जिसको आपके ज़िंदगी में ज़्यादा कोई रुचि है नहीं। तीसरी बात कि जो बर्थ टाइमिंग माना जाना चाहिए उसके ऊपर भी शास्त्र में कोई वाद है, जैसे कि बर्थ टाइमिंग किसको मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक सोच लोगों का है कि अगर बालक का जन्म हो रहा है, जब उसका सर जो है वो अगर पृथ्वी पे आता है तो वो बर्थ टाइमिंग मानना चाहिए, क्योंकि उसको अभी पृथ्वी दिख रही है। हाँ। दूसरा एक प्रवाद ऐसा है कि पूरा शरीर जब तक बाहर नहीं आता तो बर्थ कैसे मानेंगे, तो इसके लिए पूरा जन्म होने के बाद में बर्थ टाइम माने। तीसरा ये है कि ये जरूर नहीं कि बालक अगर जन्म लेता है तो उसका एक्चुअली जीवित है, यानी कि वो कहीं रोता नहीं है, कई बार तो उसको रुलाना पड़ता है, उसको आया जो रहती है या नर्स जो रहती है वो थपथपाती है उसकी पीठ, तब उसका बर्थ टाइमिंग माना जाता है। तो ये तो पता नहीं एग्जैक्टली कि आप किसको बर्थ टाइमिंग मानेंगे और नर्स या जो आया है वो किसको बर्थ टाइमिंग मान के आपको देने वाली है। तो सिचुएशन ये होती है कि नॉर्मली जब बच्चे के पैदा होने की सिचुएशन में माँ को और बच्चे को देखेंगे कि टाइमिंग देखेंगे, तो पहला वो क्या होगा कि उनको देखेंगे कि बच्चा बराबर से हो रहा है, उसकी नाल काटी जा रही है, उसके बाद में उसको साफ सुथरा कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं। उसके बाद में अगर टाइम देखा जाए और आधा घंटा पौना घंटा का ये टाइम जाने वाला है, तो एक हो सकता है कि अंदाजन टाइम वो दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5:30 बजे उनकी शाम को प्रोसीजर खत्म हो गई, तो ये देख सकते कि हाँ 4:57 पे आपका जन्म हुआ था, क्योंकि वो एक अंदाजा बांध सकते हैं। तो उसमें क्या है कि काफी हद तक उसमें गलतियां होती हैं, जो मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा। मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी करता था मैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जितने लोगों के पास जो कुंडली उनके पास में है या मैंने अगर बनाई है और अगर मैं उनके हस्तरेखा देखता हूँ तो काफी फर्क आता है दोनों में। Okay. और ये फर्क क्यों है? क्योंकि बर्थ टाइमिंग का इश्यू हो रहा है। और अगर थोड़ा बर्थ टाइमिंग का इश्यू हुआ तो कुछ ग्रहों में अगर अंतर हो गया तो काफी फर्क पड़ता है। और उसमें सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट ग्रह है, जैसे कि शुक्र ग्रह है, अभी शुक्र ग्रह जो है वो पैसे का स्वामी है, वो रिलेशन का स्वामी है, लग्जरी अपना सुख समृद्धि का स्वामी है। अगर उससे में अगर गड़बड़ हो गई तो आपकी जिंदगी में सुख शांति है, पैसा है कि नहीं है, वही प्रेडिक्शन आपका गलत हो जाएगा। चंद्रमा की तो मुझे लगता है ज्यादातर गलतियां होती होंगी, क्योंकि वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। उसका भी प्लैनेट जो है, तो उसकी वजह से अपना जो नक्षत्र है वो भी बदल सकता है, थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हुआ तो। और इसके लिए मैंने जब मैं पढ़ के खुद नौकरी ढूंढ रहा था और जब मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में था जिंदगी में, तो मैंने भी एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया था और उसके बाद में मेरे को रुचि पैदा हो गई कि भाई मैं ही क्यों ना इसको पढ़ लूँ। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी और मैंने जब देखा कि इस दोनों में थोड़ा अंतर है तो मैंने पामिस्ट्री की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। वो पामिस्ट्री में भी, हमारे इंडियन पामिस्ट्री में भी और फॉरेन के कुछ पामिस्ट्री में भी फर्क है। अच्छा। उसमें एक नाम है सर विलियम जॉन वार्नर का, और ये सर विलियम जॉन वार्नर वैसे है आयरिश पर्सन और वो इंडिया में आए थे पामिस्ट्री सीखने को। वैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और उन्होंने मंत्र विद्या भी सीखी गई यहाँ से। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कुछ खामियां हमारे पामिस्ट्री में भी देखी जो उनको लगी। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, उनको ये उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया में पामिस्ट्री में लेडीज का लेफ्ट हैंड देखा जाता है और जेंट्स का राइट हैंड देखा जाता है। राइट। और ये क्यों होता है? तो उसका बेसिक रीजन ये है कि लेडीज जो है सॉफ्ट नेचर की है, और क्योंकि अपना हार्ट लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड का हाथ जो है, यानी कि अपना लेफ्ट हैंड है, उससे लेडीज का हाथ देखना जो ये सिर्फ हाथ देखने के लिए नहीं है। मैंने ये कलावा पहना हुआ है ना सर, ये मैं कलावा अगर दिखाऊं तो ये भी जो महिलाओं को बाएं हाथ में बांधते हैं और खास करके शादी के बाद तो बाएं में ही बांधते हैं, और वैसे पुरुषों को दाहिने हाथ में बांधते। तो ये सिर्फ हाथ के लिए नहीं है, कलावा के लिए भी है। जी। तो उसमें जब ये आयरलैंड चले गए और उधर उसके बाद में वो इंग्लैंड में काफ़ी बड़े बड़े हस्तियों का उन्होंने हाथ देखे, जिसमें उन्होंने उस टाइम में एडिसन का भी हाथ दिखाया, ऐसा उसका जिक्र है। उन्होंने उस टाइम में उसके राजा का, इंग्लैंड के राजा का भी हाथ देखा था। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला
कि एक तो लेफ्ट और राइट का जो ये इंडियन फॉर्मेशन में कंक्लूजन है वही काफी गलत है कि सब लेडीज सॉफ्ट नेचर की वो बात जरूरी नहीं है और सब जेंट्स बहुत रुखे सुखे और बहुत कड़क दिल के हो ये भी बात जरूरी नहीं है। ठीक बात। तो उसमें क्या फर्क होना चाहिए? तो एक तो बात आप देखेंगे, अगर अपना हाथ आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में आपके लाइंस थोड़े बहुत तो भी चेंज होते ही होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये उसमें बहुत एक्सपीरियंस के बाद में कंक्लूजन निकाला कि एक हाथ है जो द हैंड विथ विच यू आर बॉर्न, एक हाथ है जो जन्म का आपका हाथ है, हाँ। जो जन्म से आपका प्रारब्ध लेके आपकी लाइंस लेके आया है, और एक हाथ जो है वो आपका कर्म के अनुसार बनता है क्योंकि भगवान चेंज होता है जिसमें लकीरें चेंज होती है। मैं 1 मिनट रोक रही हूँ सर आपको। तो आपकी इस बात से क्या मैं ये समझूं कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके दोनों हाथ की लकीरें एक होती हैं क्योंकि उस समय तो उसने कोई कर्म किया नहीं है? जी। अच्छा। तो उसके बाद में क्या होता है कि देखिए भगवान ने गीता में भी कहा था कि कर्म करो, तो कर्म करने में बहुत आपको विश्वास तो रखना ही है और आप जितना कर्म सही करोगे यानी कर्म यानी कि मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ की लकीरें थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। ऐसा है कि प्रारब्ध जो है वो 100% फिक्स नहीं रहता है कभी भी, लेकिन उसमें प्रारब्ध क्यों देखना है या पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी आदमी क्यों करता है? क्योंकि हर चीज के कोई योग रहते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके घर के बाहर कोई मेहमान खड़ा है, उसने आपके घर की बेल बजाई, तो आपके घर में कोई मेहमान आने की एक गुंजाइश पैदा हो गई, आपको एक योग तैयार हो गया कि कोई आदमी आपके घर के अंदर आने वाला है। ठीक है। लेकिन जब तक आप वो दरवाजा खोलेंगे नहीं वो आदमी अंदर नहीं आ सकता है। तो जब तक कोशिश नहीं करेंगे आदमी अंदर नहीं आएगा। तो आपकी जिंदगी में योग आते हैं, योग के अनुसार आप कोशिश नहीं करेंगे तो एक्चुअली कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन मैं ये कैसे समझूं? मैं अपने ही हाथ के लिए कह रही हूँ, मैं व्यूवर्स से चाहती हूँ कि वो भी अगर सर जो बता रहे हैं वो चेक करना है तो आप साथ में करते चलें। ये कैसे मालूम चले कि कौन सा हाथ मेरे जन्म से चेंज नहीं हुआ है और वो कौन सा हाथ है जो कर्मों के जरिए बदलता गया है? आपके हिसाब से तो महिलाओं और पुरुषों में ये फर्क रह नहीं गया, तो हम कैसे माने? उसमें एक रहता है डोरमेंट हैंड और एक रहता है डोमिनेंट हैंड, यानी एक हाथ है जिससे हम लोग कम काम करते हैं और एक हाथ है जिससे हम लोग ज्यादा काम करते हैं। सही है? लेफ्टी और लेफ्ट और राइट। तो नॉर्मली 90% लोग राइट ही रहते हैं। तो नॉर्मली लेडीज हो या जेंट्स हो, जो वर्किंग हैंड जिसको बोलते हैं, जो डोमिनेंट हैंड है उसकी लाइन से उससे प्रेडिक्शन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो कर्म करने वाला हाथ है, तो लाइंस उसमें चेंज हुई है। तो ओरिजिनल हाथ है जो द हैंड विथ विच यू आर बॉर्न, जो है डॉर्मेंट हैंड, यानी जो एक्चुअली आप ज्यादा काम में नहीं लाते हो। अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपका लेफ्ट हैंड डॉर्मेंट है, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपका राइट हैंड डॉर्मेंट है। हाँ। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक महिला जो है अगर वो राइट हैंड से काम कर रही है तो उसके राइट हैंड की लाइंस ज्यादा उसके परफेक्ट गाइडेंस उसको दे सकती है। अगर एक पुरुष है वो लेफ्ट हैंड से अगर वो ज़्यादा काम कर रहा तो लेफ्ट हैंड ही उसका ज़्यादा उसका करेक्ट उसका इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये कंक्लूजन मेरा नहीं है, वो सर जॉन वार्नर जिनको शेरियो नाम से उन्होंने अपना नामकरण किया था। हाँ। शेरियोमैंसी यानी चेरियोमैंसी, क्यूरोमैंसी, ऐसे अलग अलग उसके प्रोनाउंसिएशन हुए हैं। इंडिया में उसको क्यूरोमैंसी बोलते हैं, कई लोग कीरो बोलते हैं। आयरिश प्रोनाउंसिएशन में उसका सरनेम उसका नाम शेरियो, ऐसा उसको CHEIRO ऐसा स्पेलिंग है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन वो शेरियो करते हैं, हम लोग यहाँ कीरो करते हैं। ठीक है। तो जो भी है उनका प्रोनाउंसिएशन, उन्होंने कीरोमैंसी का मतलब है पामिस्ट्री। तो ये कीरोमैंसी ये वर्ड आपको कहीं डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, आपको उसको जाके नेट पे सर्च करना पड़ेगा, गूगल सर्च करना पड़ेगा, तभी आपको उसका मीनिंग पता चलेगा। मुझे एक चीज़ आप बताएं, क्योंकि जब हम कुंडली दिखाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि कुंडली में एग्जैक्ट डेट के साथ भविष्य बताया जा सकता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि उसमें अलग अलग दशाएं होती हैं, दशाएं बदल रही होती हैं। वो आप कह लीजिए माइलस्टोन है लाइफ का, जो हमें ज्योतिषी ना भी बताए तो अब तो एप्स आ गए जिसमें मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरी कौन सी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है। अगर मैं हस्तरेखा की बात करूँ तो क्या ये भी बिल्कुल डेट टाइम के साथ एक्यूरेट भविष्यवाणी कर सकती है? मेरा विवाह कब होगा,
मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरी सेहत किस दिन से खराब होने वाली है। क्योंकि ज्योतिषी तो कह देते हैं अच्छा शनि की 7.5 शुरू हो रही है तो जी अब तो तुम्हारी सेहत खराब होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हाथ की लकीरें दिखाकर मैं तारीख और समय के साथ जान सकती हूँ कि मेरा भविष्य क्या होगा? एक्चुअली देखिए, अभी ये होती है लाइफलाइन। हाँ। ये लाइफलाइन में आपका ये लाइफ का जो स्पैन है ना, वो यहाँ अगर टच करता है तो उसको 100 साल माना जाता है। ठीक है, यानी ये जो है मणिपुर बंधन बोलते हैं इसको, ये जो है वहाँ 100 साल हो गया। तो जो एक्यूरेट जो पामिस्ट्री कर सकता है, जो नॉलेज है जिसको, तो ये काउंट कर सकता है कि ये कौन से साल में होने वाला है। ठीक है, अभी ये हुआ मैरिज का, ये हाँ रहती है मैरिज की लाइन। ये पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन 50 साल माना जाता है। वो हिसाब से आपके लाइन कहाँ है, ये कैलकुलेशन पे आपका चल सकता है। ये शनि का उंगली है, शनि की उंगली है, ये शनि का माउंट रहता है, और इसके नीचे ये है फेट लाइन, या उसको शनि रेखा भी बोलते हैं। वो हिसाब से अगर आपका तजुर्बा अच्छा है, आपको मालूम है, तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप कौन से एज में क्या आपके साथ में होने वाला है। जैसे कि जॉब कब लगेगी, अगर यहाँ आप देखते हो और आपको तजुर्बा है तो आपकी शादी कब होगी। अगर यहाँ ये जो हेल्थ लाइन होती है, सबके हाथ में होती भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों की हेल्थ खराब भी होती है। तो हेल्थ लाइन से पता चलता है कि आपकी हेल्थ कब तक अच्छी रहेगी, कब खराब हो जाएगी। लाइफ लाइन में आपको पता चलता है कि कब आपके साथ में कोई बड़ा हादसा होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, कोई ऑपरेशन होने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आप बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको दशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी, इसकी बात जरूरी नहीं है। अभी मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं ना, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका हाई क्वालिफिकेशन रहता है, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग मेरे पास आते हैं, और उनके हाथ में नौकरी नहीं होती या बिजनेस में सक्सेस नहीं होता। तो कब आएगा ये भी एग्जैक्ट ईयर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो रिसेंटली, अभी रिसेंट तो नहीं करेंगे, बहुत पहले की बात है कि जून महीने में खास करके मेरा एक बहुत फेवरेट वो एग्जांपल है, क्योंकि वो क्लाइंट मेरा बहुत ही ब्रिलियंट था, जो एमटेक डिस्टिंक्शन जिसने पाया था। और मेरे इंटरनेशनल कॉल काफ़ी होते हैं, तो उसमें एक बार एक लेडी ने मेरे को कॉल किया और बोला कि मेरा बेटा इंग्लैंड में है और उनको हाथ दिखाना है। तो मैं वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंसिंग करके करता हूँ। तो उसने मेरे को हाथ के फ़ोटोज़ वगैरह भेजे, जो उसका डेट दिया था उस टाइम में मैंने उसको कॉल किया। जब उसका हाथ देखा तो मुझे ये पता चला कि ये लड़का काफ़ी ब्रिलियंट है और काफ़ी अच्छी डिग्री होगी। अभी हालांकि डिग्री हाथ में कोई लिखी नहीं रहती, लेकिन ये बता सकते कि वो हाईली क्वालिफाइड होगा, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, ये सब बता सकते। तो मैंने बोला बेटा तू बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, नॉर्मल से ज़्यादा, और अच्छी डिग्री भी है, लेकिन तेरे हाथ में नौकरी नहीं दिख रही। तो बोला सर मैं एमटेक में डिस्टिंक्शन हूँ, 26 साल का हूँ, 2 साल से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। और ऐसी सिचुएशन देखिए, मेरा ब्रिलियंस की वजह से मैं इंटरव्यू क्रैक करता हूँ, इंटरव्यू के बाद में मेरे को कभी कभी कॉल लेटर भी आ जाता है, और जब मैं नौकरी ज्वाइन करने जाता हूँ तो मुझे बोलते कि नौकरी होल्ड पे डाली है, तो आपको हम लोग 1-2 महीने के बाद में इन्फॉर्म करेंगे। और ऐसा चलते चलते 2 साल हो गए सर, मेरे को कोई नौकरी पे अभी तक आया नहीं मेरे पास। तो मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है? तो मैंने बोला देखो बेटा, मैं जो देख रहा हूँ और मेरे तजुर्बे के अनुसार जो मैंने अनुमान बांधा है, तो 31 तक तुम्हें नौकरी मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि तुम काफ़ी ब्रिलियंट हो, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही हाथ में। आपकी फेट लाइन नहीं बता रही 31 तक पॉसिबल नहीं। अभी ये मैंने कैसे बता, तो अपना एज का कैलकुलेशन रहता है इसके हिसाब से। तो बोला सर मैं 2 साल में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ मेरे बहन के पास में, और मेरी मम्मी और मेरी बहन मर के मेरा खर्चा करती थी। ये खर्चा काफ़ी ज़्यादा है उधर अपने देश से, तो इसके कोई उपाय होंगे। तो मैंने बोला कि बेटा देखो, इसके उपाय तो मैं ऐसे बताऊंगा जो तुम्हें करने पड़ेंगे, जिसमें मैं शास्त्रों के अनुसार कुछ मंत्र रहते हैं, ग्रहों के मंत्र, अच्छा, और उनके अधिष्ठात्री देवताओं के मंत्र, वो मैं तुमको दूंगा। उसके पर्टिकुलर रिपीटेशंस कब कितने करने हैं मैं बताऊंगा। मेहनत आपको करनी है। तो नॉर्मली नौकरी के लिए क्या है, तो नौकरी के लिए आपको शुक्र ग्रह प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि वो पैसे का स्वामी है। आप अगर नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो वैसे तो नौकरी या बिजनेस का स्वामी तो बुध है, वो बुध देता है नौकरी या बिजनेस, लेकिन बुध काफ़ी वीक है, वो उसको बाल ग्रह बोलते हैं। तो उसके हाथ में नौकरी या बिजनेस देना तो है, लेकिन पैसा देना उसके हाथ में नहीं है। तो नौकरी दी और पैसा अच्छा नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है, या बिजनेस के और प्रॉफिट नहीं तो कोई मतलब नहीं है।
तो फिर हम लोग शुक्र ग्रह का मंत्र दे सकते हैं। अभी मंत्र किसको क्या चॉइस करके देना है वो अपने पे है, यानी कि अपना मालूम होना चाहिए कि उसको क्या देना है। वो किस पे डिपेंड करेगा, तो आपके ग्रह दशा यानी ग्रह दोष कितना है। अभी ये आपको डायरेक्ट हाथ में दिखता है, उसके लिए आपको कुंडली की जरूरत नहीं है, क्योंकि पामिष्ट हो तो पामिष्ट है। अभी शुक्र ग्रह का पोजीशन इधर है। कई बार ऐसे होता है कि जब मेरे पास लोग आते हैं तो उनको मालूम है कि मैं पामिष्ट हूँ, फिर भी वो अपने कुंडली भी लेके आते हैं साथ में। अच्छा। तो जब साथ में कुंडली लेके आते तो मैं उनको देख के बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे कुंडली में ना शुक्र बहुत उच्च का दिखाया होगा, शुक्र बहुत अच्छा दिखाया होगा, लेकिन मुझे पता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी को नौकरी नहीं होती है, कि अब बिजनेस नहीं चल रहा था। हाँ। और वैसा ही एक्चुअल सिचुएशन उनकी जिंदगी में रहता है। तो मैं बोला कि कुंडली में आपको अगर शुक्र अच्छा भी दिखे तो हाथ में मुझे दिख रहा है कि शुक्र अच्छा नहीं है। ये डिफरेंस है कुंडली देखना और हाथ देखने में। तो जो एक स्टेप फर्दर जाके उस ग्रह के एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है वो हाथ में ज़्यादा अच्छी तरह से दिखते हैं। Okay. और मेरे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनके पास में उनका शुक्र ग्रह का, जैसे शुक्र ग्रह अच्छा है कुंडली में दिखा तो उसका शुक्र का माउंट अच्छा इधर डेवलप होना है, और वो अच्छा डेवलप दिखता भी है तो उसका कुंडली में दिखता है कि शुक्र बहुत अच्छा है। मैं तो मान के चल रही हूँ कि मोटे लोगों का अच्छा होता होगा और पतले नहीं, लोगों का, ऐसी कोई बात क्योंकि नहीं। यहाँ पे चर्बी है तो अच्छा, नहीं है तो बुरा। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। वो माउंट जो है ना वो चर्बी पे नहीं डिपेंड करता है, वो ग्रह दशा पे डिपेंड करता है, आपकी ग्रह बेचारे कैसा है। पतले दुबले लोगों का तो ऐसे पतला सा हाथ होगा ना, नहीं, तो उनका ऐसे तो काफी मोटे लोग सारे होते हैं। माउंट उनके दबे ही हुए होंगे। नहीं। ऐसा नहीं होता है मैडम। जो आपकी हेल्थ के अनुसार वो माउंट रहेगा। आपको बड़ा आदमी होगा तो उसका बड़ा माउंट भी ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन आपके हेल्थ के हिसाब से माउंट उभरा हुआ या दबा हुआ है ना, वो ग्रहों के अनुसार होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई पतला बचा है तो उसके भी माउंट उभरे हुए होंगे। हो सकते हैं। अच्छा, मुझे आप एक चीज और बताएं, मैं आपके पास अगर आऊं, क्योंकि आपने बोला कि एक आपके पास शख्स आए और वो अपनी कुंडली भी लेके आए थे और उन्होंने अपना हाथ भी दिखाया, तो सही तरीका क्या है? अगर मैं पामिस्ट के पास जा रही हूँ तो क्या मैं अपनी कुंडली साथ में लेके जाऊं, या मैं अगर आपके पास आ रही हूँ तो हाथ तो है ही मेरे साथ, फिर छोड़ दूं मैं कुंडली? तो उनको यही बोलता कि भाई तुम्हारे कुंडली की जरूरत नहीं है, तुम आ रहे हो सीधा तुम्हारे हाथ में ही सब, जैसे कुंडली में ग्रह है वैसे हाथ में पूरे ग्रह है, तो फिर कुंडली की जरूरत क्या है? तो मैं कभी इनकरेज करता नहीं कि कुंडली लेके आओ। अगर मेरे पास लाया भी तो मैं बोलता कि भाई तुम्हारे कुंडली तुम्हारे में रहने दो, मुझे हाथ दिखाओ। और अगर हाथ दिखा रहे हो तो अगर तुम झूठ भी बोलोगे तो मैं पकड़ सकता हूँ उसको। ऐसा कई बार होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लेडीज होती है या कोई जेंट्स भी होते हैं, एक क्वेश्चन लेके आते हैं, उनके मन में रहता है कि भाई अभी ये हाथ दिखाया कि क्या बताएगा, तो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताएगा, नौकरी के बारे में बताएगा। लेकिन मेरे को अभी दिख रहा है कि उनका मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ, और अगर मैं उस पर कॉमेंट कर दूँ तो वो मानने को कभी भी तैयार नहीं होते, अच्छा नहीं लगता कभी को, कुछ लेडीज़ को खास करके। और वो झूठ भी बोलते थे। एक बार मेरे पास में एक मैडम थी, डॉक्टर थी, और उनका करियर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, और उन्होंने हाथ दिखाया था तो मैंने करियर के बारे में तो उनको बताया, लेकिन मैंने ये बोला कि मैडम आपका आपके हस्बैंड के साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं जम रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको। तो उन्होंने ऐसी कोई बात है नहीं। बोले ठीक है मैडम, आपको नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने हाथ मेरे सामने रख दिया तो आपने किताब ही खोल के रख दी मेरे सामने पढ़ने के लिए। हाँ। तो मुझे तो दिख रहा है। तो फिर वो उसको लगा अभी दिखा तो दिया, अभी तो इनको समझ तो आ रहा था, थोड़ा सा नसीहत तो ले ले क्या है। हाँ। तो बोले कि हाँ सर, एक्चुअली हमारी बहुत ज़्यादा अनबन होती है और हम लोग डिवोर्स तक सोच रहे हैं। माय गॉड। तो ये सिचुएशन है कि यहाँ आपके एक बार हाथ सामने आ गया ना, तो विदाउट फेल आप बता सकते हैं कि ये पोजीशन में क्या है लाइफ में, उसके मैरिज लाइफ में भी क्या हो रहा है या कुछ नहीं। उसके अलावा जैसे मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, तो रेकी ग्रैंड मास्टर जो है वो क्या करता है, रेकी ऐसा साधन है जो हमारे विद्या से सातों चक्रों को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। उसमें थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट होता है, तो उसके लिए ना हमारा सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुआ होता है। तो कई बार हाथों को देख के कुछ बातें अपने आप सेंस होने लगती है, जो हाथ में भी नहीं दिखता वो सेंस होता है, और वो सच निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक आदमी आया था, जस्ट 42 एज का था तकरीबन। अभी हाथ में ना दो अलग अलग बुरे इंडिकेशंस रहते हैं मैरिज के बारे में। एक होता है सेपरेशन योग, दूसरा होता है डिवोर्स योग। दोनों के अलग अलग निशानी है, ठीक है।
सेपरेशन और डाइवोर्स दोनों एक ही बात नहीं हो नहीं, गई? सेपरेशन में मियाँ बीवी झगड़ के अलग हो सकते हैं, दोनों अलग अलग जगह पे नौकरी कर रहे हैं इसलिए अलग हो सकते हैं, एक कहीं फॉरेन में पढ़ाई करने गया इसलिए अलग हो सकते हैं। सेपरेशन का अलग अलग रीजन हो सकता है, ठीक है ना। सेपरेशन में अगर झगड़ों की वजह से सेपरेशन हो तो हाथ में दिखता है, क्योंकि यहाँ है ये जो है ना, ये हार्टलाइन है। ये हार्टलाइन में मियाँ बीबी का कितना अच्छा जम रहा है, उसको हस्बैंड है तो उसको वाइफ का कितना सुख मिला, अगर वाइफ है तो उसको हस्बैंड का कितना सुख मिला, वो हाथ में दिखता है। तो वो देख के समझ में आता है कि ये सेपरेशन किस वजह से होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैरिड आदमी है और सेपरेशन दिख रहा है, लेकिन उसकी अगर हार्टलाइन अच्छी है तो शायद उसका फॉरेन में जॉब है इसलिए सेपरेशन हो सकता है, या अगर वो पढ़ाई करने के लिए गया इसलिए सेपरेशन हो सकता है। तो सेपरेशन की एक वजह नहीं, डिवोर्स की वजह नॉर्मली एक रहती है कि डिस्प्यूट हो गया, हाँ। दोनों का नहीं जम रहा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में नहीं जम रहा है और सेपरेशन हुआ तो कई बार ऐसा होता है कि लोग दोनों भी वेट करते रहते कि भाई कुछ ना कुछ हो जाए मिरेकल और दोनों साथ में आ जाए, या सामने वाली पार्टी अपना गलती मान के आ जाए, तो डिवोर्स प्रोसेस तुरंत नहीं शुरू होती। ठीक है। तो सेपरेशन योग जब रहता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपका योग ऐसा कि आप बैठे हो फेंस पे, आपके रिलेशन के, उस रिलेशन के बाहर कूदना है या अंदर कूदना है आप पे डिपेंड करो। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि लाइंस थोड़ी बहुत चेंज होती है, हाँ। और आपको कर्म करने का भगवान ने पूरा अधिकार दिया है, तो कर्म करना भी आपको बहुत जरूरी है। तो जब आप सेपरेशन योग देखते हो ना, तो वो डिवोर्स हुआ कि नहीं इसके लिए कभी कभी अंदाजा मारना पड़ता है, और वो इसके लिए कभी-कभी अंदाजा लगाना पड़ता अच्छा, है। हाँ। और वो जो है वो सिक्स सेंस से आता है। तो जैसे मैंने आपको, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, 42 इयर्स का आदमी था, मेरे पास आया था, हाथ दिखाया मेरे को, उसके लिए सेपरेशन योग ही था सिर्फ। मैंने देखा, मैंने उसको बोला कि भाई साहब आपका शादी तो लव मैरिज दिखती है और आपका सेपरेशन का योग था, लेकिन मुझे पता नहीं ये सेंस हो रहा है कि आपने फोर्सिबली डिवोर्स दिया अपने वाइफ को। और बोला कि सर यस ऐसा ही हुआ। बहुत छोटी सी बात पे हमारा झगड़ा हो गया और वाइफ अपने मैके चली गई और मैं तुरंत उसको मनाने चला नहीं गया, और 1 महीना हो गया शायद, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मैं बहुत महसूस किया कि वाइफ को अभी लाना चाहिए वापस। मैं मैके चला गया उसके, और उसको मनाने लगा कि भाई वापस चलो, तो वो झगड़ा करने लगी कि तुम इतने दिन मेरे पास आया नहीं तो मुझे नहीं आना आपके साथ में। मुझे आ गया गुस्सा, सर मैं लॉयर के पास चला गया और मैंने डिवोर्स केस फाइल कर दी। अभी डिवोर्स केस तो इतनी जल्दी होती नहीं है, तो उसको लिए 6 महीने का सेपरेशन, ये वो सब प्रोसीजर हुआ। सर 2.5 साल तक केस लड़ा मैं, और वो सेपरेशन से डिवोर्स कर दिया, और आज मुझे बेहद पछतावा हो रहा है। और अभी वो वापस आना नहीं चाहती, और मैं वापस लाने की कोशिश करूँ तो आने की गुंजाइश कोई है नहीं। तो ये जो है ना, ये डिफरेंस है ना, सिर्फ लाइन पढ़ के नहीं आता, ये समझ में आना थोड़ा सा, जिसके लिए मैं आपको अगर मैं कई बार पॉडकास्ट कर चुका, इसके पहले मराठी पॉडकास्ट भी किया, उसमें मैंने बोला कि आपको शास्त्र जो है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है या पामिस्ट या न्यूमरोलॉजी है, सिर्फ शास्त्र के लिए शास्त्र नहीं, तो आप थोड़ा दैवी टच अगर आपका होगा, आप थोड़े से उस मार्ग में होंगे, तो आप और ज़्यादा अच्छी बेहतरीन प्रेडिक्शंस दे सकते हो, क्योंकि हर चीज़ है ना, उसमें कुछ ना कुछ संकेत मिलना भी बहुत जरूरी है। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक शख्स आपके पास आया और उसकी जॉब नहीं लग रही थी, तो आपने उन्हें मंत्र बताया। आप हमें बता सकते हैं वो कौन सा मंत्र था जिससे नौकरी लग गई? उसको शुक्र का मंत्र मैंने दिया था। हाँ। और क्योंकि शुक्र ये पैसे का स्वामी, वैसे तो देखा जाए तो बुध जो है नौकरी और बिजनेस का कारक है, तो देना चाहिए। तो अगर कोई सोचता है तो बोला कि बुध का ही ग्रह देना चाहिए, बुध का ही मंत्र उसको देना चाहिए। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है कि बुध का मंत्र देने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि बुध ऑलरेडी स्ट्रांग रहता है, फिर भी नौकरी अच्छी लगती नहीं, क्योंकि पैसों का कारक अगर बिगड़ा हुआ है ना, तो पैसे का जो कारण है वो मिलता नहीं है, यानी कि नौकरी मिलती नहीं है, बिजनेस मिलता नहीं है। तो इसके लिए मैंने उसको शुक्र ग्रह का मंत्र जप दिया था, और लक्ष्मी माता का मंत्र दिया था उसको। उसके कितने रिपीटेशन करने हैं, कब करने हैं, ये सब जो डायरेक्शन है, क्योंकि हर टाइम में रिपीटेशन कितनी करनी है और कौन से टाइम में करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जैसे ग्रहों के काफी मंत्र है, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रहों के बीज मंत्र रहते, बीज मंत्र बोलकर मूल मंत्र रहते, और मैं ज्यादातर मूल मंत्र पे भर देता हूँ। मूल मंत्र भी 2 तरह के होते हैं, एकाक्षरी बीज मंत्र रहता है और तांत्रिक बीज मंत्र रहता है। जिससे कि अगर शुक्र का है तो ओम शुम शुक्राय नमः, एकाक्षरी बीज मंत्र हो गया।
ओम द्राम द्रीम द्रौसा शुक्राय नमः, ये हो गया तांत्रिक बीज मंत्र। अच्छा। अब इसमें उस आदमी को क्या देना है कि डॉक्टर जैसे किसी के पेशेंट को जब गोली देता है, दवा देता है, तो उसकी क्या पावर होनी चाहिए वो भी तो सोच के देता है ना। ठीक बात। उसी तरह से आपको कौन सा मंत्र देना है, कितनी बार उसको बोलने को बोलना है, क्या टाइम पे लेना है उस मंत्र को करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें है। वो गाइडेंस अगर आपको सही है हाँ। तो उसका असर होता है। अगर मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि मेरे ज्यादातर व्यूअर्स आज की तारीख ऐसी है कि जिसके पास जितना है उसे वो कम ही लगता है। कोई लखपति है, किसी दूसरे के लिए उसका जीवन बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके लिए तो वो कम ही है। तो ऐसी स्थिति में मेरा कोई भी व्यूअर जो देख रहा है वो क्या समझे, अगर उसकी ये जो धन की लालसा है उसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, और आपके पास आएगा तो फिर आप किसका मंत्र देंगे? एक्चुअली लालसा है मन में या किसी की बहुत ज्यादा चाहत है तो वो चांद पे डिपेंड करता है। अच्छा। क्योंकि चांद जो है ना, चंद्रमा, हाँ। वो अपने मन का स्वामी है। तो हमारी जो भी मन में धारणा है, हमारी जो भी मन में सोच है, हमारा विल पावर है, ये सारा चंद्र पे डिपेंड करता है। आप कितने एम्बिशियस हो, जैसे आप बोले लालसा, लालसा बोलेंगे तो अलग टर्म में अगर थोड़ा सा अच्छा बना के बोले तो उसको बोलेंगे एम्बिशन। हाँ, ठीक बात। तो अगर एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं, जब तक आप किसी से चोरी डकैती नहीं करते तो कितना भी पैसा कमाओ बुरी बात नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मैं उसको लालसा नहीं बोलूँ, मैं बोलूँगा कि भाई वो ज़्यादा एम्बिशियस है। और जब ये लोग एम्बिशियस है तभी तो प्रगति होती है। ठीक बात। तो एम्बिशियस है कि नहीं है वो तो उसके चांद से पता चला। वो चांद कहाँ बैठा हुआ है, तो चांद की लोकेशन यहाँ है। अभी चांद की लोकेशन से सिर्फ क्या पता चलेगा, तो आपकी ये है हेडलाइन। अगर आप देख रहे हो ये हेडलाइन की पोजीशन से आपका चांद किस तरह से बिहेव कर रहा है, बिगड़ा है, अच्छा है, क्या है, आपका माइंड कितना डिस्टर्ब्ड है या बहुत ही संतुलित है, ये सब आपकी हेडलाइन और चांद की पोजीशन से समझ में आता है। तो अगर मैं लालची वर्ड को फिर से अवॉइड ही करूंगा। लालसा, हाँ, लालसा नहीं बोलूंगा, मैं एम्बिशन बोलूंगा। जैसे कि अगर आपके पास में महीने के 10 लाख कमा रहे हो और आप अगर 20 लाख की अगर ख्वाहिश रखते हो, अगर मेहनत करके करो तो कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन वो ख्वाहिश होगी कि नहीं, ये सब इस पे डिपेंड करेगा आपकी हार्टलाइन पे, सॉरी हेडलाइन पे और आपके चार्ट पे। तो लेकिन आपके पास मंत्र होते हैं धन प्राप्ति के? धन प्राप्ति के मंत्र है, लेकिन क्या होता है, जैसे देखा अभी शुक्र ग्रह, जैसे मैंने बोला कि शुक्र ग्रह जो है वो धन प्राप्ति के लिए अगर हम लोग बोलेंगे या लक्ष्मी माता जी का मंत्र बोलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शुक्र ग्रह जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं शुरू हुआ है शनि की वजह से। शनि महाराज जो है ओवरऑल सब पे उनका राज चलते रहता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर किसी की मृत्यु भी अगर देनी है तो यमराज जी को भी शनि महाराज की परमिशन लगती है। वो धर्म के ज्ञाता है और उनको क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट करते हैं वो, या किसी को भी जो भी देना है तो उनके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर पैसे का स्वामी अच्छा भी है, अगर शुक्र भी अच्छा है या शुक्र का वो मंत्र भी बोल रहा है, लेकिन अगर उसका शनि खराब है तो शनि उसको पैसा मिलने नहीं देगा, और मिला तो उसको रहने नहीं देगा। तो इसके लिए ऐसा, अगर यहाँ आपको मैं बोलूँ कि चलो मैडम आप शुक्र का मंत्र आपसे शुरू कर दो तो पैसा ही पैसा, ऐसा नहीं होता है। उस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअली शुक्र बिगड़ा है, शनि बिगड़ा है, कि दोनों ग्रह बिगड़े हैं, क्या डिग्रीज में बिगड़े हैं, ये सब देख के फिर आपको देना पड़ता है। लेकिन शुक्र ग्रह जो है पैसे का, जैसे शनि बहुत अच्छा है तो पैसा आते रहेगा, ऐसा तो बात है नहीं। आपने में डिग्री की बात की सर, डिग्री तो हम कुंडली में देख के पहचान पाते हैं, हाथ में भी क्या डिग्री पता चल पाती है कितनी डिग्री से खराब है? हाँ जी, उसमें कैसा है, जैसे मैंने माउंट की बात करी ना, अभी जैसे मैंने शनि का माउंट की बात करी, तो शनि का माउंट है, ये शनि का फिंगर है, इसके नीचे शनि का माउंट है। अब ये माउंट के बदले में अगर आप मेरे में भी देख रहे हो तो यहाँ डिप्रेशन है। अच्छा, आपके में है? हाँ, मेरे में भी है। ये डिप्रेशन का मतलब क्या है कि ये नीचे का है। अच्छा, ये नीचे का है का मतलब अगर कुंडल के हिसाब से देखा जाए तो कुंडली में शनि नीचे का है, शनि बिगड़ा हुआ है। तो शनि अपना प्रॉब्लम्स देना शुरू करता है जिंदगी में। हर चीज डिले में मिलेगी, हर चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो ही मिलेगी। फिर शनि क्या क्या दे सकता है, शनि बहुत कुछ देता है, यानी कि अगर देने पे आए तो शनि की वजह से मेटल से तकलीफ होती है। जैसे कि मेटल क्या है, तो ऑपरेशन शनि की वजह से होते हैं, क्योंकि अगर शनि बिगड़ा है तो मेटल से तकलीफ, तो डॉक्टर के शस्त्र क्या है, तो मेटल है।
शनि क्या है, तो वो मेटल से तकलीफ है। तो आप वाहन जो चलाते हो, आप किसी भी वाहन में बैठते हो, वो मेटल का हुआ। तो शनि डिप्रेशन में आए तो एक्सीडेंट्स आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। शनि ज़्यादा डिप्रेशन में हुआ तो आपके ऑपरेशंस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से डिप्रेशन दिखता है। जैसे अभी शुक्र है, अभी शुक्र फ्लैट है या उसका उभार कितना है, उस पर अपने को डिग्री समझ में आती है कि कितना है। शनि का फ्लैट है, डिप्रेस्ड है या उभार है, उस तरह से हमको समझ में आता है। और एक ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट जो है सूर्य। और सूर्य ग्रह प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट के साथ में डीलिंग होता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में जैसे कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं जिनको गवर्नमेंट के ऑफिसर लोगों के साथ में डील करना पड़ता है, या एक्चुअल पॉलिटिशियंस है जिनको पॉलिटिक्स में आगे आना है, या आपके कोई ऐसे है कि जो कलाकार है या कोई ऐसा फेमस होने की आपको अगर कोई ख्वाहिश है, तो आपका सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे कोई एक दो चीज तो आप हाथ में देख के बताओ ना, जो मेरा व्यूअर हम आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो भी देख के चेक कर सके कि हाँ मेरा ये ठीक है या बुरा है। एक दो चीज तो हम सीखें आज आपसे। हाँ जी। हाँ। तो जैसे देखा जाए कि अगर आप ये दूसरा जो उंगली है, यानी कि ये आपके रिंग फिंगर है। हाँ। रिंग फिंगर के नीचे आप चेक करिए, अगर आपका माउंट बहुत सही है तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है। अगर वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है तो फिर उसमें आप चेक करें कि उसमें कोई लाइन बनी है क्या, जिसको सूर्य रेखा बोलते हैं। अगर वो लाइन बनी है तो लाइन कहाँ तक बनी है। जैसे कि अगर वो लाइन बहुत शॉर्ट बनी है तो आपको बहुत ज़्यादा फेमस होने की कोई गुंजाइश है नहीं। आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने की कोशिश करो तो आपको ज़्यादा उसका लाभ होने वाला है नहीं। लेकिन वही लाइन, अगर आपका डिप्रेशन भी है लेकिन वही लाइन आपको अगर फिट लाइन तक आके रुकती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में कोई ना कोई वास्ता पड़ेगा। यानी कि आपको नौकरी या आपको कॉन्ट्रैक्ट या आप खुद पॉलिटिशियन, ऐसा ना कुछ होगा। कमेंट करके मुझे बताओ अपना हाथ चेक करके कि जैसा सर बता रहे हैं, यहाँ से आपकी रेखा निकल के इधर भाग्य रेखा तक क्या आ रही है, फेट लाइन जैसे सर ने कहा, और जैसा वो बता रहे हैं वैसा आपकी लाइफ में हो रहा है। तो मुझे प्लीज आप कमेंट्स करके बताइए। ये भी बताइए कि हस्त रेखा के ऊपर कितना आपका भरोसा है। कमेंट का मुझे वेट रहेगा। जी सर। अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी है कि ये जो है ये आपकी विवाह रेखा है, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा लकीरें होंगी उतना आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी होगा, आपके लव रिलेशनशिप्स भी होंगे। तो ये क्या वाकई सच होता है? एक्चुअली हर टाइम में इतना सच नहीं है। क्यों, आपको मैं बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, लड़कियाँ आती है, लड़के आते हैं जिनका नेचर काफ़ी शाय होता है। अभी लव अफेयर होने के लिए थोड़ा तो आदमी बोल्ड होना पड़ता है। अभी जैसे 28 की एज में हाँ। उसकी शादी हुई है और उसके पहले अगर उसके 2 या 3 लाइन्स है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि उस पर किसी को क्रश आया होगा, लेकिन वो ये जो आदमी है जो शर्मिला है उसने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, या उसने आजू बाजू देखा भी नहीं होगा। ऐसा भी तो संभव होता है। और ऐसा मतलब मेरे ऊपर मैं किसी की क्रश हूँ या कोई मेरा क्रश आप किसी के क्रश हो सकते, तो वो लाइन भी मेरे हाथ में आ जाएगी। कोई दूसरा मुझे पसंद कर रहा है। था ना, आपको योग था। अच्छा। जैसे आपको सपोज 24 के साल में आपको किसी ने बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। हाँ। आप नहीं देख रहे उसके पास में। हाँ। तो क्या हो रहा है, मैंने जैसे पहले आपको एग्जांपल दिया ना कि योग कैसा है, तो योग है दरवाजे पे कोई बेल तो बजा रहा है। हाँ। आपने तो कुंडी नहीं खोली है, तभी तो वो अंदर नहीं आया। अरे पर वन साइडेड लव था। हाँ, तो उसके हाथ में लकीर होनी चाहिए थी, मेरे हाथ में क्यों है? आपको योग था ना, आपको योग था कि अगर थोड़ा सा ध्यान देती, अगर आप भी रिस्पॉन्ड करती तो आपका लव का रिश्ता बनने का योग था। ये योग हुआ ना, हुआ नहीं है, वो योग तैयार हुआ है। हाँ। योग होना और प्रत्यक्ष में आना, ये फर्क जो है ना, वो आपको दरवाजे पे कोई खड़ा है इसके लिए अंदर आया ये जरूर नहीं, जब तक आप कोशिश नहीं करते। ठीक है ना? हाँ। तो इसके लिए आपका योग बन गया, लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं की तो आपको वो नहीं होने वाला। ठीक है। आपने वो कोशिश की तो ही आप लव के चक्कर में जाओगे ना। अब मुझे आप एक चीज और बताएं, क्योंकि ये हम हमेशा से सुनते आते हैं कि जो आपकी किस्मत में लिख गया वो बदल नहीं सकता। आपकी हाथ की लकीरों में जो अंकित है उसको बदला नहीं जा सकता। अब मैं आपके पास आई, एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो वो ये चाहता है कि डॉक्टर सिर्फ उसका रोग ना बताए, उसका इलाज भी बताए। आपने ये तो कह दिया कि तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, पर भैया दवाई भी तो दो।
तो मैं आपके पास आऊंगी और हम तो ये सुनते हैं कि हाथों का लिखा बदला जा नहीं सकता। अब ये लिखा ही नहीं है मेरे हाथ में कि मेरी शादी 35 साल तक होगी। मैं आपके पास आई, आपके पास क्या कोई उपाय, क्या कोई इलाज होता है जिससे मेरे हाथ की लकीरों का फल बदल जाए? होता है? अभी आपका ये क्वेश्चन जो है ना, उसका मैं फिर एक थोड़ा रिवाइंड करता हूँ अपनी एडिटर का। मैंने आपको बोला था कि शेरियो ने जो बात कही उसमें उसने बोला कि हाथों की लाइन चेंज होती है। लेफ्ट हैंड में, डोरमेंट हैंड में, डोमिनेंट हैंड से लाइन चेंज है। इसका मतलब है, एक तो पहली बात तो यह है अधोरेखित की हाथों की लाइन चेंज हो सकती है। हाँ। और आप कोशिश करेंगे तो विपरीत सिचुएशन में आप कुछ तो कुछ फेवरेबल सिचुएशन भी पैदा कर सकती है। ये तो बात हो गई। दूसरी बात कि अगर आपके ग्रहों में कोई दोष है तो शास्त्रों में कुछ मंत्र इसलिए लिखे नहीं गए कि सिर्फ लिखने हैं, इसलिए लिखे गए कि वो मंत्रों के दोष दूर हो जाए, मंत्रों के दोष उस ग्रहों के दोष दूर हो जाए। बराबर है। तो ग्रहों के दोष अगर दूर हो गए तो वही कैसे होगा कि अगर आपके ग्रहों के दोष जैसे थे वैसा आपका हाथ में हो। तो जैसे आपने शादी की बात करी है, तो अभी शादी के लिए अनेक मंत्र है हमारे शास्त्रों में, जहाँ की किसी की अगर शादी की उम्र ढल भी गई है, उसके जब उसका मौका था उसने नहीं की है शादी कुछ वजह से, और अभी उसके हाथ में कोई योग नहीं है, तो फिर वो क्या, तो उसके लिए मंत्र है जिसकी वजह से शादी हो भी सकती है। तो उसके लिए कुछ मंत्र है, उसमें एक पार्वती माता का मंत्र है जिसको पार्वती स्वयंवर मंत्र ही बोलते हैं। अच्छा, कौन सा है वो मंत्र? तो पूरा का पूरा अभी मैं बाय हट करके नहीं आया हूँ। हाँ। लेकिन क्योंकि आप मुझे अगर दे दें तो मैं स्क्रीन पे व्यूवर्स के लिए डाल दूंगी। बिल्कुल। ठीक है। तो मैं पार्वती स्वयंवर मंत्र है, अभी वो मंत्र अगर मैं किसी को देता हूँ, अगर वो बहुत श्रद्धा से वो करता है ना मैडम, तो उसके इफेक्ट्स भी तो आते हैं। जैसे अभी मैंने वो आदमी का, एक लड़के का मैंने एग्जांपल दिया कि उसके हाथ में 5 साल तक नौकरी का मौका नहीं था। हाँ। शुक्र बिगड़ा हुआ था, उसकी फेट लाइन भी बिगड़ी हुई थी। अभी फेट लाइन उसकी इतनी बिगड़ी हुई ना कि एक्चुअली एग्जिस्टिंग ही नहीं थी वहां उस उम्र में। फिर भी उसको नौकरी लग गई 9 दिन में। कैसे लग गई? तो उसके ग्रह दोष दूर हो गए। हमारे लाइन के भी आगे जाके मंत्रों के उपाय से ग्रह दोष कम करके हम लोगों का फेट बदल सकता है, इसलिए लोग आते हैं। अब मुझे ये बताएं, मुझे खाना बनाना है, 2 बजे मुझे खाना किसी को देना है, तो मैं 12 बजे से तैयारी शुरू कर दूंगी। मुझे मालूम है कि कितनी देर में सब्जी कट जाएगी, आटा गूंद जाएगा, दाल चावल बन जाएगा, तो मैं 12 बजे से तैयारी शुरू कर दूंगी। मैं आपके पास है, अब नौकरी की जरूरत तो मुझे तुरंत है, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, अब मेरे लिए तो एक एक दिन भारी हो रहा है कि कब मेरे पास पैसा आए और मैं अपना कर्जा उतार दूं। तो मैं आपके पास आऊंगी, आप मुझे फ्रीक्वेंसी बता देंगे, मंत्र कब जपना है बता देंगे, मैं पूरी श्रद्धा से मंत्र जपूंगी। अब ये सारा होने में समय कितना लगेगा? कुछ तो एक्चुअली इसमें कैसा है मालूम है, अभी मैं इसी का एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलो, मैं उस लड़के को मैंने शुक्र ग्रह का मंत्र दिया, नहीं मुझे दूसरा एग्जाम्पल दीजिए आप। कोई भी मंत्र है सपोज, उसके रिपीटेशन किस पे डिपेंड करते हैं। पहली बात कि कुछ मंत्र जो है ना वो एक्चुअली सिद्ध किए हुए मंत्र है, जिनके 108 रिपीटेशन करने पे आपको फल नहीं लगता है वो मंत्र। और कुछ मंत्र ऐसे जो शास्त्रों में उन्होंने किसी ने उसका एक्चुअली सिद्ध नहीं किया। जो सिद्ध नहीं किया मंत्र है उसके 1.25 लाख रिपीटेशन करने पड़ते हैं, तब तक आपको सिद्ध खुद नहीं होता है। और वो मंत्र तब तक आपको, यानी कि गाड़ी स्टार्ट करने जैसा, सिद्ध करना ना गाड़ी स्टार्ट करने जैसा, सिर्फ एक्टिवेट करना मंत्र का एक्टिवेशन करना पड़ता है। उसके बाद में फिर साध्य करना, यानी कि आपका सिद्ध से साध्य, यानी कि स्टार्ट की गाड़ी और अब डेस्टिनेशन पहुंचे, साध्य किया उसको, वो डिस्टेंस। अभी मान के चलो कि एक किसी ग्रह का मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं है, ऐसा मैंने आपको बोल दिया कि ये मंत्र सिद्ध नहीं है, और आपको 1.25 लाख रिपीटेशन करनी है सिद्ध करने के लिए। आप कितने दिनों में करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर मैं किसी एक आदमी को बोलता हूँ कि 1.25 लाख रिपीटेशन करनी है, तो वो पहले डर जाता, बाप रे 1.25 लाख रिपीटेशन है, कैसे करूँ? तो मैं उसको बोलता कोई बात नहीं, इसको ना 125 दिनों के लिए आप एक टारगेट रखो। हाँ। तो दिन का 1000 तो आप कर ही सकते हो, तो उसके लिए 1 या 1.5 घंटा निकालना है आपको। आप इस मंत्र को 1-1.5 घंटा निकालो। लेकिन जब वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं ना, आप जैसे बोले, वो लोग बोलते नहीं सर हम लोग 125 दिन नहीं रुकेंगे, हम लोग उसको आप कितने टाइम से कितने टाइम तक कर सकते हो, वो टाइम पीरियड अगर बता रहे हम पूरा टाइम करेंगे। तो उनको तो 125 दिन नहीं लगते। अभी जैसे मेरे पास में एक लड़का आया था बीच में, लड़का बोल रहा था तो 42 एज का, अभी मैं 60 का हूँ तो मैं लड़का बोलते रहता हूँ। 42 का आदमी था और वो इवेंट मैनेजर था।
उसका जो पैसा अटका हुआ था तो मैंने उसको मंत्र साधना बोल दिया और मैंने उसको 125 दिन का उसको सब टारगेट बता दिया। उसने सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो डिप्रेशन की गोली खा रहा हूँ, मेरा ईएमआई भरने को मेरे पास पैसा नहीं है, उसके लिए मेरे को और अलग कर्जा निकालना पड़ेगा। उसने इतने जल्दी में वो मंत्र किया है मैडम कि उसने 7 दिन में मेरे को रिव्यू भेजा। मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद दिखा सकता हूँ कि मेरा सारा पैसा वहाँ कंपनी से आया और दूसरे भी जहाँ पैसा अटका हुआ आया। अच्छा, वो उसने 7 दिन में कंप्लीट किया। ये टारगेट उसके लिए भारी है जो करना नहीं चाहता, ज़्यादा टाइम नहीं करना चाहता। या कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते कि मम्मी डैडी लेके आते, यंग बच्चे हैं, एमबीए हुए हैं, एमफार्म हुए, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन नौकरियां नहीं है। मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ बच्चों तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये ग्रह दोष है, तो ये देखते क्या आदमी है, कुछ भी बोलते रहता है क्योंकि पढ़े लिखे है। तो बोला बाबा मैं भी अनाड़ी नहीं हूँ, मैं भी इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इतना भी तो ऐसा नहीं है कि कोई गया गुजरा आदमी कर सके। तो एक रिस्पेक्टेड पोजीशन में मैं था, तो ग्रहों की दशा एक बोल रहा हूँ अनाड़ी ऐसा भी नहीं है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अगर वो मंत्र नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन अगर वो मंत्र बोलते हैं तो कितनी शिद्दत से बोलते हैं, कितना उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी करो, उतने जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। क्या ये संभव है कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है और उसके पास समय भी नहीं है या उसकी श्रद्धा भी नहीं है कि वो मंत्र जाप करे, लेकिन माँ मंत्र जाप कर ले तो बच्चे को नौकरी मिल जाए? एक्चुअली देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कई बार यही क्वेश्चन मेरे कई माँ पूछती है कि भाई मैं सर इसको थोड़ा और रिफाइन कर दूं। पॉसिबल है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में बन ना रही हो और हस्बैंड सेपरेट ही होना चाहते हो, लेकिन वाइफ ये चाहती है कि एक मौका रिलेशनशिप को और मिले। अब हस्बैंड तो तैयार होगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में कि मैं ये चाहती हूँ कि सामने वाला बदल जाए, तो उसके लिए भी क्या मंत्र मैं कर सकती हूँ? हाँ, उसके लिए तो वो थोड़ी अलग सिचुएशन। उसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हाँ, सिर्फ वाइफ रिलेशन के लिए मंत्र जाप करके रिलेशन में थोड़ा सुधार आ सकता है, या बहुत हस्बैंड भी करे तो भी आ सकता है। हाँ। ओके, लेकिन अगर एक बच्चे के लिए माँ कर रही है, बच्चे का करियर के लिए, तो उसके लिए भी कोई मंत्र है नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें गणेश जी के मंत्र में मैं देता हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके ग्रह क्यों बिगड़े, यानी कि आपको प्रारब्ध क्यों बिगड़ा है। भगवान ने आपका कोई प्रारब्ध नहीं लिखा है, आपने खुद लिखा है। आपके पहले जन्म में आपने कुछ कुकर्म किए हैं, तभी तो आपको ये जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और वो भुगतना क्यों पड़ रहा है, तो भुगतने के लिए जो वजह बन रही है वो ग्रह दोष है। तो ग्रह दोष क्यों बने, वो आपके कुकर्म की वजह से बने। तो आपका कुकर्म है, तो आपको ही उसको कम करने के लिए आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। उसका एक रिलेशन में देता हूँ, जैसे कि लड़के को बहुत भूख लगी है और माँ बोलती है कि बेटा रुक ले, मैं थोड़ा ज्यादा खाना खा ले तो तेरा पेट भर जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो जब तक वो नहीं खाना खाते, वैसे ही मैं उनको बोलता हूँ कि जब तक वो अपने कर्मों के लिए जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तो इतना रिजल्ट नहीं आ सकता माँ करके। अच्छा, अगर एक्सट्रीमली अगर ऐसा है कि नहीं करेगा तो फिर एक रास्ता है कि चलो कुछ नहीं है तो माँ ही कोशिश कर ले, तो उसके लिए भी मंत्र है, जिसमें कैसा होता है कि एक सर्वकार्य सिद्धि मंत्र है गणेश जी का। सर्वकार्य सिद्धि मंत्र ऐसा है कि उस मंत्र के अनुसार, आप हमें मंत्र बोल के भी बताएं ना, हमारा विश्वास थोड़ा बढ़ तो जाता है। उसमें ओम गम गणपते सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ये मंत्र है। अच्छा। तो ओम गम गणपति, लोग गणेश जी का नाम लेते ओम गम गणपति इतना बोलते, वो तो शॉर्ट हो गया। तो एक्चुअली पूरा मंत्र ऐसा ओम गम गणपते सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अभी इसमें ना सर्व कार्य में कोई कार्य नहीं बोला हुआ है, बराबर है ना। तो जब भी आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई अगर आपको कोई कार्य सिद्धि करनी है, तो आपको, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंसान से जैसे आदमी बात कर रहा है, वैसे भगवान से भी आपको बात करनी कि भाई मेरे को ये फलाना ढिन का चीज चाहिए, जिसके लिए मैं आपका ये मंत्र जाप कर रहा हूँ। ठीक है। उनको सब मालूम है, फिर भी वो सुनना चाहते हैं आपसे। जब आप बोलेंगे कि भाई मैं मेरे बच्चे के नौकरी के लिए मैं ये मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और फिर आप उसके लिए 108 बार अगर बोलते हैं हर रोज, तो आपके बच्चे की नौकरी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। गॉट इट। हाँ, तो मैं आपके पास आऊंगी तो पहले आप हाथ देखेंगे, फिर आप देखेंगे कौन सा ग्रह उसमें कमजोर है, फिर मेरी परेशानी, उसके बाद मुझे मिलेगा मंत्र। ये प्रोसीजर होता है? जी जी जी। और ये आपको, आई मीन, आप पूरा श्योर हैं कि मंत्र वो काम करेंगे?
नहीं, एक देखो अभी एज अ प्रोफेसर अगर मैं किसी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं सपोज 150 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं ये श्योर नहीं कि 150 बच्चे पास हो जाएंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि वो कितना करता है पढ़ाई उस पर डिपेंड तो करेगा। किसी को 40% मिलेगा, कोई 35% के भी नीचे जाएगा, कोई 80% पे आएगा। सिखाने वाला वही है, वही सिखा रहा है जो वो सिखा रहा है क्लास में। ठीक बात। तो मंत्र तो मैं वही दूंगा, आपकी श्रद्धा कितनी है, आप कितना मंत्र जप कर सकते हो, उस पर काफी डिपेंड करता है। इसके लिए 100% रिजल्ट कभी नहीं आता है। मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ कि 100% लोग उससे उभर जाते हैं। 70% रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो लोग श्रद्धा करते हैं उनको होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हाँ। कि जैसे अभी मेरे पास में कई सारे लोग आते हैं जो एक्चुअली लड़के या लड़की जिनकी उम्र ढल गई है, शादी नहीं हुई, टेंशन में आते हैं मम्मी डैडी और लेके आते हैं। अभी उनको मैं एक ही मंत्र दे रहा हूँ जो मैं पार्वती माता का मंत्र आपको बोला, ठीक है ना, पार्वती स्वयंवर मंत्र बोला। लेकिन जरूरी नहीं कि सबको ये रिजल्ट मिले। उसमें मेरे को एक अनुभव हुआ, बहुत बुरा, बेहद बुरा अनुभव ऐसा हुआ। एक 36 इयर्स की लेडी थी, उसके डैडी उसको लेके आए मेरे पास में। मैंने उसका हाथ देखा, मैंने बोला कि तुम्हारे हाथ में 27-28 में शादी का योग था, तुमने शादी को उस टाइम में ट्राई नहीं किया था क्या? तो बोले कि नहीं सर, मुझे और हायर स्टडीज करनी थी तो मैंने कोशिश नहीं की। अभी जैसे वही हुआ, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है और कोशिश नहीं की, कोई अंदर नहीं आया, वैसे ही सिचुएशन हो गई। हाँ। अभी वो तो उम्र ढल गई, अभी 36 की एज में है। अभी 36 की एज में तो उसको कोई योग नहीं दिख रहा है शादी का। तो उसके लिए मैंने मंत्र दिया और उनको बोला कि भाई इसको बहुत शिद्दत से आपको जाप करना है, बहुत श्रद्धा से इसका जाप करना है। आपको अगर श्रद्धा से करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तो उसके डैडी ने पूछा कि कितने महीने में, कितने दिन में? तो बोला मेरी इतनी औकात नहीं कि पार्वती माता मुझे बोले कि इसको मैं कब फलने वाली हूँ। मैंने तो आपका मार्गदर्शन किया कि भाई ये मंत्र बोलो, देवी माता का आपकी प्रसाद मिलेगा तो आपको मिलेगा जरूर, आप श्रद्धा करो, ठीक है ना। तो मैंने तो मार्ग दिखा दिया, अभी आपको उस मार्ग पे चलना है। हुआ यूं कि 1 महीने बाद में मैं कहीं से आ रहा था गाड़ी ड्राइव करके, और बहुत लंबे ड्राइव करके आया और मैं थोड़ा नाश्ते के लिए रुक गया। तो मैंने मेरा मोबाइल खोला, और खोला तो पहले उसका मैसेज था कि सर आप बहुत बड़े फ्रॉड हो, आपने तो ऐसे फालतू मंत्र मेरे को दे के रखे हैं, मैं तो आपके लिए पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ। अभी ये मेरे को धमकी दे के कोई फर्क नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कोई फ्रॉड किया नहीं है। लेकिन उसने जिसको गाली दी वो मुझे नहीं है, उसने भगवान को गाली दी है। मैंने उसको इतना ही बोला कि भाई मेरा आप बाका कुछ कर नहीं सकते हो तो बात अलग है, लेकिन आपने खुद का कितना बाका करके रखा है जिंदगी में, ये आप सोच रहे हो कि आपने जिसका फालतू मंत्र, वो पार्वती माता का मंत्र है जो परमेश्वरी है। इनके लिए अगर आप ये वर्ड करोगे तो आप किसके पास जाओगे मांगने के लिए आगे जाके? तो श्रद्धाहीन अगर आप कोई करते हो ना, जैसे गीता में भी बोला ना कि दान भी करो तो श्रद्धा पूर्वक करो, आप बहुत रिस्पेक्टफुली दान करो तो वो दान का महत्व है। आप बिना कोई रिस्पेक्ट के किसी को ऐसे ही दान फेंक के दे रहे हो तो कोई मतलब है नहीं। दान दान नहीं है जब तक आप उसको रिस्पेक्ट से नहीं दे रहे हो। ठीक बात है। वैसे ही है। मैं ये भी देखना चाहती हूँ, आप कुछ हमारे पास ये लेके आए हैं, ये क्या इक्विपमेंट है, कैसे आप यूज करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, आप प्लीज बताइए ना थोड़ा। अभी ये जो है ये डाउजिंग रॉड से बहुत लोगों को मालूम होंगे, ये जो है ये फ्रीली मूवमेंट करने वाले डाउजिंग रॉड से, ठीक है ना। अभी इनको मैं ऐसे पकड़ लूँ और उनको अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो ये मेरे को घूम के आंसर देते हैं, ठीक है। अच्छा। ये जो है वो ब्रास है और नीचे है प्लास्टिक है। तो मैंने जैसे उनको अगर पूछा कि भाई मेरे को ये फ्री घूम रहे, मेरे को यस आंसर आप कैसे दे दोगे, मेरा यस आंसर मुझे कैसे दोगे? आप मेरा हाथ का पोजीशन देख रहे हो, हाथ मेरे जगह पे ही है और ये घूम के पूरा उल्टा होके मेरे को इस तरह से आंसर दिया कि ये आपने नहीं घुमाया है। आप देखो फिर से, मेरे को आप यस आंसर कैसे दोगे? मेरे हाथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप देख लो मेरा हाथ घुमा है। नहीं, पर उसको हिंदी कैसे आती है? आप इंग्लिश में पूछोगे, हिंदी में पूछोगे, मराठी में पूछोगे? आप इसमें क्या होता है, ये तो बेजान है, हाँ। ठीक है ना। अभी इसका एनर्जी कनेक्शन होता है। ये जो मैं उसको क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये एनर्जी कनेक्शन है, जो एनर्जी मेरे हाथ से फ्लो हो रही। मैं यहाँ जो रॉड पकड़ा हूँ नीचे, भले ये प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन हमारे एनर्जी उससे पास होती है। ये एनर्जी हमको आंसर देती है। ये क्या क्या बता सकता है? तो ये अपने को ऑरा चेकिंग कर सकते हैं कि ऑरा किसका अच्छा है नहीं है।
अभी चक्र जो है हमारे 7 चक्र है, तो 7 चक्र में कहाँ ब्लॉकेजेस है वो बता सकता है कि कौन सा चक्र ठीक है, कौन सा चक्र ठीक नहीं है। आपकी खोई हुई चीज़ें बता सकता है कि कौन से डायरेक्शन में चीज़ें हैं। अच्छा। आपको अगर रूम में बैठे बैठे अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाए तो वो रॉड घूम के आपको बताएगा कि ये डायरेक्शन कौन सा है, किधर है ये। सोने की कोई सामान गुम हो गया सोने है, का मोबाइल सामान गायब हो है, गया है, यस, तो ये डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि हर चीज़ में मैडम वाइब्रेशंस रहती है। भले वो अपने को लगता है कि वो निर्जीव है, निराकार है, सॉरी निराकार तो नहीं है, आकार है लेकिन निर्जीव है, तो उसमें वाइब्रेशन है जो ये कैच करता है। ओके। और ये एनर्जी फ्लो जो होता है ना, वो वाइब्रेशन कैच करके मेरे को डायरेक्शन बताता है। अभी हमारे अंदर 2 माइंड से आपको मालूम होगा, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस, राइट। सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ मालूम होता है, कॉन्शियस माइंड को बहुत कुछ मालूम नहीं होता है। जब ये एनर्जी फ्लो होता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग हायर सेल्फ कहते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्टेड रहता है, तो ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्शन की वजह से ये एनर्जी हाथ से फ्लो होकर अपने को डायरेक्शन बताती है। हाँ। और आंसर बताती है। तो हर चीज का आंसर उसको वो दे सकती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके लिए पेंडुलम का भी इस्तेमाल करते हैं, और पेंडुलम का इस्तेमाल करके चार्ट बनाते हैं। और चार्ट बना के, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर बीपी चेक करना है तो डॉक्टर के पास में आप यंत्र करके बीपी चेक करते हो ना, वैसे चार्ट में आप अगर बीपी का नंबर अलग 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 लिखे और आप पेंडुलम रखे हाथ में और पूछे कि ये आदमी का बीपी जो है सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कितना है, तो बराबर वो उसी नंबर पे घूम के आपको बताता है पेंडुलम कि ये नंबर पे है। और अगर आप मेडिकली चेक करेंगे तो सही निकलता है, बशर्ते आपको उतनी एनर्जी लेवल होना चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ सवाल हैं सर आपके पामिस्ट्री से जुड़े हुए। मैं चाहती हूँ आप हमें येस और नो करके बताएं। बहुत से मिथ्स हैं जो पामिस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के मन में रहते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमें उसका सही जवाब मिलेगा। सबसे पहली चीज जो हम सुनते हैं वो ये है कि जीवन रेखा अगर छोटी है तो उम्र भी बहुत छोटी है, होता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। दूसरा, क्या भाग्य रेखा जिस आदमी के इंसान में है ही नहीं उसका भाग्य बहुत खराब है? ऐसा भी नहीं है। ठीक है। शादी की रेखा देख करके एग्जैक्ट उम्र नहीं बताई जा सकती? बता सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस टाइम में उसने कोशिश की हो तो शादी उस टाइम में हो सकती है। अगर नहीं की है तो फिर, क्योंकि वो योग बताता है एक्चुअली। अब ये इसका जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैंने सवाल तो पहले ही तैयार कर लिया था तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। हथेली की रेखाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं बदलती? बदलती है, और खास करके जो सेकेंडरी लाइंस होती है, जो छोटी लाइंस जैसे मैरिज लाइंस है, वो ज़्यादा बदलती है। हाँ। लेकिन आपके बाकी की भी लाइंस बदलती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी फेट लाइन है, तो कई बार ऐसे होता है कि आप, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमको नौकरी चेंज करनी है। हाँ। और उनके हाथ में वो रेखा होती नहीं है, चेंज की दिखती नहीं है, लेकिन बहुत शिद्दत से कोशिश करने के बाद में मैंने ये देखा है कि लोगों के हाथ में एक्चुअली चेंज आते हैं। और मेरे बहुत क्लोज करीबी लोगों से देखा है मैंने इससे। अच्छा। मैरिज के बारे में भी मैं बता सकता हूँ कि किसी के हाथ में मैरिज की, लव मैरिज की लाइन नहीं रहती है, या उस एक पर्टिकुलर एज में जिसके साथ में उसका अगर लव अगर हो गया तो उसके साथ में शादी की गुंजाइश नहीं रहती है, वो भी बहुत शिद्दत से अगर करे ना मैडम, तो फिर बाद में वो योग बनता है और वो दिखता है हाथ में। और ये मैं बहुत ही क्लोज है, मेरे फैमिली मेंबर से देख चुका हूँ। क्या बात है। तो कर्म करते रहो, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है। आगे बढ़ते हैं। क्या एक ही हाथ देख करके व्यक्ति का पूरा भविष्य बता देना ये ठीक है? एक्चुअली भविष्य कोई फिक्स नहीं रहता है। जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हो, अनजान रोड पे, हाँ। तो आपको उसके सामने आने वाले जो संकट है उसके बारे में मालूम नहीं रहता है, इसके लिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि भाई आप 1 किलोमीटर जाने के बाद में एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा आने वाला है, फिर आप 3 किलोमीटर चलोगे तो एक पेड़ नीचे गिरा हुआ है, इस तरह से जैसे आपके हाथ में भाग्य रेखा है, लाइफ लाइन है, उसमें अगर आपको बताया जाए कि भाई आपके ये पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको ये प्रॉब्लम होने वाला है, वो प्रॉब्लम होने वाला है, और उसके सॉल्यूशन भी आपको मैं दे रहा हूँ, उसको आपको खुद करना है, तो क्या सही नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है कि आप उसको बदल सकते हो जी। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे शनि महाराज की कृपा से अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है और ये बहुत पहले अगर भाप लिया कि भाई इसका एक्सीडेंट होने वाला है, और ऐसा होता है मेरे पास में कई क्लाइंट आते हैं और मैं उनको
ये नहीं डायरेक्टली बताता हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला 10 साल के बाद में। जब मुझे पता चलता है कि इसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट होने वाला है, इसकी टांग जाएगी, इसकी जान ही जाएगी, ऐसा अगर लग रहा है, तो मैं उनको शनि महाराज का उपाय देता हूँ। उनको बोलता कि भाई इसका आपको बहुत ज़्यादा करना है, आपको हनुमान चालीसा करनी है। तो उससे डिग्रीज काफ़ी कम हो जाती है मैडम। और एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन वो एक्सीडेंट जो डिग्रीज में पहले होने वाला था उससे काफ़ी कम मात्रा में उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है सर, हम रैपिड फायर खेल रहे हैं, जल्दी जल्दी हाँ ना में हमें जवाब देना है। क्या बहुत सारी रेखाएं हाथ में है इसका मतलब बहुत सारी परेशानी है? ना, जरूरी नहीं है। क्या सूर्य रेखा जैसे ही हाथ में दिखाई दे आदमी फेमस हो जाता है? बहुत बार ऐसे ही है। संतान रेखाओं से बच्चे की एग्जैक्ट संख्या बताई जा सकती है? जी बिल्कुल। वो संख्या यानी वो योग है। हाँ। अगर प्लानिंग करेंगे तो वो होगा नहीं। जैसे 4 बच्चे होने की गुंजाइश आपके हाथ में दिख रहे, लेकिन आपने अगर एक के बाद में प्लानिंग कर दी तो नहीं। लेकिन गुंजाइश 4 होगी तो आप अगर कोई प्लानिंग नहीं कर तो 4 हो सकते, इस तरह से। ठीक है। विदेश योग हर व्यक्ति के हाथ में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्या हथेली देख करके करोड़पति कब बनेंगे ये समय तय किया जा सकता है? जी, समझ सकते हैं। तो देख लो भाई, करोड़पति बनने का टाइम कब आएगा वो सर से आपको पता चल सकता है। कर्म और मेहनत से हस्तरेखा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता? पड़ता है बिल्कुल। 40% आपका फेट जो है वो प्रारब्ध जो है वो है, और 60% आपकी मेहनत है। लेकिन 60% तब फेल होता है जब 40% आपके पास है नहीं। अच्छा। यानी कि आपके पास योग है नहीं और आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते ही करते रह रहे हो, तो शायद फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। ये नई जानकारी मिली मुझे। क्या अपनी हथेली पढ़ के सही भविष्य बता पाना संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। अपनी हथेली भी पढ़ी जा सकती है? कहते हैं खुद की लकीरें नहीं पढ़ सकते। एक्चुअली आपको देखा जाए तो मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं पामिश तो हूँ 35 साल से, बराबर है। प्रोफेशनल में 31 ईयर से कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्योंकि कॉलेज का प्रोफेसर था और मैं 2 कॉलेज में पढ़ा था, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मैं इस प्रोफेशन को बहुत सीरियसली यानी फुल टाइम के तौर पे नहीं लिया था। मैं 56 एज का था जब 2022 में, जब मेरे को ओमिक्रॉन से संक्रमण हुआ था। और मुझे इतना तकलीफ हुआ कि मैं कॉलेज जा नहीं पा रहा था। तो मैंने VRS लेने का ठान लिया, जबकि मेरा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज था, तो अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा पगार था। मैंने छोड़ दिया। उस टाइम में मेरा बेटा पढ़ रहा था इंग्लैंड में, तो वो डर गया, बोला कि पापा तुमने ऐसे मौके पे नौकरी छोड़ी है, जबकि अभी तो पूरा भार मम्मी पे आएगा, हालांकि वो भी अच्छा कमा लेती है। तो बोला बेटा तू चिंता मत कर। मैंने मेरा हाथ देखा है, मेरे हाथ में अच्छा पैसा 56 के बाद में आने वाला है। और आपको सच बताऊं, मैं अभी फुल टाइम कर रहा हूँ पामिस्ट्री, और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में प्रोफेसर होने की पगार से काफ़ी ज़्यादा मेरी इनकम अभी है। अभी मेरा बेटा मेरे को ये बोलता है कि पापा तूने इतने साल वेस्ट क्यों किए, तूने पहले से ये किया होता। तो मैंने उसको यही बोला कि बेटा मेरी जो हथेली में लिखा हुआ है, मुझे मालूम है कि 56 के बाद में ही इतना ज़्यादा पैसा आ सकता है। ठीक बात। तो व्यूवर्स के लिए भी मुझे लगता है ये एक सलाह की तरह है, सीख की तरह है। पहले तो जब जो होना है वो होगा, उसका सही समय आप सर से जरूर पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। एक दूसरी बात जो मुझे पता चली है सर, वो यही है कि मंत्रों के जरिए भविष्य कुछ हद तक आप अपना बदल सकते हैं। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, शिद्दत कितनी है, आप कितने ढंग से कर रहे हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका टेक अवे इस पॉडकास्ट के बाद जो भी है, प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। पामिस्ट्री के ऊपर ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, आपको कैसा लगा मुझे वो भी कमेंट करके बताना। और कुछ सवाल जरूर सर से पूछना रह गया होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताना। अगली बार मुलाकात होगी हमारी सर के साथ तो वो सवाल भी हम शामिल कर लेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे लगता है एक बेसिक नॉलेज जो हमें पामिस्ट्री की होनी चाहिए वो तो आज के पॉडकास्ट के बाद मिल गई है। अब एक्सपर्ट बनने के लिए तो उतना अनुभव चाहिए जितना आपके पास है 35 सालों का। उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि आप ऐसे ही लोगों का भविष्य पढ़ते रहें, उन्हें सलाह देते रहें, किधर जाना है किधर नहीं जाना है ये आप उन्हें बताते रहें, मार्गदर्शन आप करते रहें। थैंक यू सो मच सर।